कर सकें कि कल इस मंच से हमारा भी ऐसा ही सत्कार हो सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की दोपहर आत्ममंथन और जश्न से भरपूर होगी और मैं इस विषय में देर में फिर से बोलूँगी। आज श्रीमती पूनम महाजन, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, प्रोफेसर उज्ज्वला चतुर्वेदी, श्री शेखर सेन और आप सभी की इस गरिमामयी सभा में उपस्थिति अत्यंत हर्ष का विषय है। आप सभी की यहाँ उपस्थिति हमारे राजस्थानी महिला मंडल के प्रति आपके जुड़ाव का प्रतीक है। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ श्रीमती पूनम महाजन का हार्दिक स्वागत है, जिनको भारतीय जनता पार्टी में युवाओं की एक प्रेरणा शक्ति के रूप में कार्य करने का श्रेय बास्केटबॉल महासंघ की पहली निर्वाचित महिला अध्यक्ष के रूप में प्रदेश में बास्केटबॉल का स्तर बहुत ऊंचा उठाया है। इन्होंने युवाओं पर बहुत प्रभाव डाला है और वस्तुतः ये युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। हम के रूप में उनकी दूरदृष्टि और नवोन्मेषी सोच ने अद्भुत शहरी नियोजन का जन्म दिया है। ये जानना भी रोचक था कि उनका शोध और उनके विचार मंदिर वास्तुकला के विश्लेषण की ओर अग्रसर होते हैं। नागपुर में शहीद स्मारक का डिज़ाइन तैयार करना उनकी प्रमुख उपलब्धियों में से एक है। श्री शेखर सेन आज की इस सभा में अपनी अनूठी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ये संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष हैं। ये एक उत्कृष्ट संगीतकार और गायक हैं। इनके संगीत कार्यक्रमों का मूलाधार नवाचार है। इन्होंने अपनी विविध प्रस्तुतियों से भारत में संगीत प्रेमियों को आनंदित किया है। हम श्रीमती दमयंती वैटिट्टी को बधाई देते हैं, जिन्हें डाक टिकट संग्रह के प्रति उनके अनूठे जुनून के लिए महिला प्रतिभा सम्मान के लिए निर्मित किया है। आज का हमारी चर्चा का विषय टूटते परिवार, बिखरते रिश्ते बेहद प्रासंगिक है और घरेलू स्तर पर कई वास्तविकताओं को उजागर करता है। समाज में आज व्यापक परिवर्तनों के कारण अलगाव और टूटते परिवारों की संख्या में वृद्धि हुई है। पूर्ण स्वतंत्रता
बढ़ता अहंकार, एक दूसरे को हल्के में लेना, जाने वाले समझौते, ये सब इसके मुख्य कारण प्रतीत होते हैं। पहले के समय में हम विवाह को पवित्र बंधन मानते थे। आज सब कुछ बदल गया है। विवाहों के रवैये में आया परिवर्तन स्पष्ट है। किसी भी कीमत पर खुश रहना ही उनका मंत्र है, क्योंकि अंततः जीवन एक ही बार मिलता है। इस विषय पर अगले सत्र में और चर्चा होगी। धन्यवाद। आप सबका ईश्वर की कृपा। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश्वरी जी, आपने बहुत सुंदर शब्दों द्वारा हमारे अतिथियों का स्वागत किया। तो आइए हम अब अपने अतिथियों का स्वागत प्रेम के प्रतीक पुष्पों द्वारा करते हैं। सबसे पहले पूनम जी महाजन का स्वागत करेंगी राजेश्वरी जी बिरला। आने का कष्ट किया। वैसे तो राजस्थानी महिला मंडल बहुत काम कर रही है और मैं उससे शुरू से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक सामाजिक संस्था फिलेटेली के लिए, दैट इज स्टैम्प कलेक्शन के लिए, कभी किसी को सम्मानित करेगी। ये शायद पहला अवसर है कि किसी सामाजिक संस्था ने एक स्टैम्प कलेक्टर को सब अभिनंदन किया है। मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। वैसे तो फिलेटेलिक सोसाइटी की बड़ी बड़ी संस्थाओं ने मुझे ऑनर किया था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि कभी इस तरह की भी स्थिति आएगी कि कोई सामाजिक संस्था है इसको मुझे रिकॉग्नाइज करेगी, जिसे बोलते हैं। अभी मुझे तो लगता है कि फिलेटेली को ग्रो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बड़े पहले उम्र छोटी होती थी और लोगों को अपने कार्य की व्यस्तता से फुर्सत नहीं होती थी, लेकिन अभी जब लोग बड़े हो जाते हैं और वो एकदम अकेलापन महसूस करते हैं, तो इसके लिए ये बहुत बड़ी राहत है। अगर आप अकेली बैठी रहेंगी तो नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए ऐसी एक हॉबी किसी को भी, सभी स्त्रियों को, पुरुषों को लेनी चाहिए जो एक अपने को कुछ व्यस्त रखें और कुछ अपना मन बहलाव कर सकें। ये जरूरी नहीं कि आप फिलेटेली करें, लेकिन महिलाओं को विशेष रूप से मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी अपने एक्सपीरियंस से कि आप लोगों को कुछ ना कोई हॉबी करना चाहिए। धन्यवाद। बात उन्होंने बताई, और आज से, अभी से कोई देर नहीं हुई है, हम कोई बूढ़े नहीं हुए हैं। आज से ही एक अपना शौक आप शुरू कर दीजिए जो आपको एक नई ऊंचाई तक ले जाए। अपने लिए जीना शुरू कर दें, अपनी पीठ थपथपाना शुरू कर दें, और जब कोई अच्छा काम करें तो अमेजोन में जाकर अपने लिए गिफ्ट भी बुक कराना शुरू कर दें और दूसरे दिन इसको पाकर खुश हो जाएं। आइए अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम की संयोजिका उर्मिला जी रुंगटा से को कि वो हमारे इस विषय के बारे में हमें कुछ बताएं। जी हाँ, एक बार जोरदार तालियों द्वारा हम स्वागत करते हैं हमारी अपनी दमयंती बाई पीटी का। उनका स्वागत करें उसके पहले हम आपको एक छोटी सी फिल्म उनके कार्यों की दिखलाते हैं। मेरे समक्ष उपस्थित प्रबुद्ध दर्शकगण, जैसा कि आप लोगों को विदित है, हमारी आज की चर्चा का विषय है टूटते परिवार, बिखरते रिश्ते। ये कोई नया विषय नहीं है, क्योंकि शायद कम या ज़्यादा हम में से प्राय सभी इस चीज़ को महसूस करने लगे हैं। तो इस पर अब चर्चा करना बहुत ज़रूरी हमने समझा, इसीलिए आज के मंच पर हमने चर्चा का यही विषय रखा। हम तो यूं सामाजिक प्राणी हैं, सोशल एनिमल हैं, और बिना समाज के रहना नामुमकिन तो नहीं, मुश्किल जरूर होता है। यूं तो हम उस देश के वासी हैं जहां वसुधैव कुटुंबकम का श्लोक हमें बचपन से सिखाया जाता रहा है, यानी पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है। और ये समाज
जिसके हम एक इकाई हैं, इसके बिना जीना बड़ा मुश्किल लगता था अभी तक। आगे क्या होगा कह नहीं सकते। एआई का ज़माना आ रहा है, आदमी कितना व्यक्तिपरक होता जाएगा कुछ कह नहीं सकते। इसलिए आज हमें सचेत होना और भी बहुत ज़रूरी हो गया है। एक सुखी और सार्थक जीवन जीने के लिए समाज की ज़रूरत होती है। इसीलिए व्यक्ति विवाह करता है, एक साथी ढूंढता है और परिवार बनाता है जिसमें उसके बच्चे भी शामिल होते हैं। और परिवार कई ऊपर नीचे कई रिश्तों से जुड़ता चला जाता है और ये परिवारों की इकाइयाँ ही मिलके सम्मिलित रूप से समाज का निर्माण करती है। इस समाज में हमें बहुत से रिश्ते मिलते हैं, दादी, नानी, बुआ, मासी, फूफी, कई रिश्ते जो हम आसपास अपने देखते रहते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में परिवार और रिश्तों का बहुत महत्व रहा है। एक समय था कि हम लोग पति पत्नी को जन्म जन्मांतर का रिश्ते के रूप में देखते थे। तलाक शब्द जहाँ तक मेरा ज्ञान है संस्कृत या हिंदी में था ही नहीं, ये तो अरबी या फारसी भाषा से आया है, तो हमने तलाक कभी सुना ही नहीं था। बच्चों के लिए माता पिता एक इकाई मानी जाती थी। एकल माता या एकल पिता का कॉन्सेप्ट ही हमने नहीं सुना था, लेकिन अब ये सब कुछ हमको सुनने को मिल रहा है और वही हमारी परिवार की नींव को हिलाने लगा है। ऐसे ही अंकल आंटी का एक सार्वभौम रिश्ता हमने सीख लिया है, लेकिन हमारे जो रिश्ते होते थे उसमें एक पहचान छिपी होती थी। बुआ मतलब पिता की बहन, मौसी मतलब माँ की बहन, चाचा मतलब पिता के भाई, मामा मतलब माँ के भाई। इसी तरह सभी रिश्तों में एक पहचान थी। अंकल आंटी सब अंकल आंटी हैं, उसमें कोई पहचान हमें नहीं मिलती है। तो ये रिश्ते की जो मिठास होती थी, हम इंतज़ार करते थे गर्मी की छुट्टियों का कि मौसी आएगी, हम मौसी नानी के घर जाएंगे या बुआ आएगी हमारे घर में, लेकिन वो सब रिश्ते अब डगमगाने लग गए हैं। एक बड़ा परिवार होता था जिसमें सभी लोग खप जाते थे, नन्हे बच्चों से लेके वृद्ध जनों तक, बीमार भी, अपाहिज भी, और उन सबका अपना एक महत्व होता था। कभी उन्हें अकेलापन, जैसा आज अपन ने देखा शुरू के शो में कि आज की सबसे बड़ी बीमारी अकेलेपन की हो गई है, तो वो कभी परिवारों में महसूस ही नहीं हो पाता था। तभी तो हाल के कुछ वर्षों पूर्व तक हमारे यहाँ डे केयर। मातृशक्ति को हृदय से प्रणाम करता हूँ। अधिकांश लोगों का ही होगा, पर मेरे जीवन में मेरी माँ का बड़ा प्रभाव, और इतना अधिक प्रभाव था कि मैं जब उनके गर्भ में था तो उनको लगा कि लड़की होगी। मेरे से बड़े मेरे भाई थे, तो आप लोग हंसेंगे पर 5 वर्ष की आयु तक उन्होंने मुझे केवल फ्रॉक पहनाया। और जब मैं बड़ा होने लगा तो मेरी माँ ने कहा, बोले देख बेटा, मैंने तो बेटी मांगी थी, तू आ गया, तब तुझे मैं सब कुछ सिखाऊंगी। इसलिए मुझे खाना बनाना, अचार बड़ी, पापड़ बनाना, और मैं नियमित बनाता हूँ अभी भी, नियमित हर वर्ष कम से कम 45-50 किलो आम का अचार वो बनाता। तो बताने का उद्देश्य ये है कि महिलाओं के प्रति या नारी शक्ति के प्रति हृदय में बहुत आदर है, क्योंकि जो कुछ भी सीखा है वो माँ से सीखा है, और हम सब ने ही अपनी अपनी माँओं से सीखा है। आज के विषय के लिए मेरे पास एक छोटा सा दोहा है जो मेरे नाटक साहब में है, मैं उससे शुरू करता हूँ। क्योंकि संगीतकार हो, गाए नहीं, केवल बोल के चला जाए तो आप कहेंगे कि गलत आदमी को बुला लिया। बहुत बड़ा था मेरा घर, जब तक दीवारें न थीं, दीवारों के बनते ही
घर मेरा छोटा हो गया। दरअसल हमने जितनी अधिक दीवारें खड़ी की, हम लोग टूटते गए, हम लोग कटते गए। हमारे घर में हम लोग, आप में से अधिकांश सब इसी तरह बड़े हुए हैं संयुक्त परिवारों में, जहाँ एक रसोई होती थी। कभी बड़ी बहू बनाती थी, कभी सजली, कभी मजली, कभी छोटी, कभी कोई बहुरानी बना देती थी। चूल्हा जलता ही रहता था, चूल्हा बुझता नहीं था। और रात में भी उस कोयले की और लकड़ी की आंच पे जब राख पड़ जाती थी तो हमारी दादी माँ उसमें बैगन रख देती थी, आलू रख देती थी और अगले दिन उसका भरता बन जाता था। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूँ, बिल्कुल आसान प्रश्न है। कक्षा पहली, बाल भारती, पाठ 1, इससे सरल सवाल नहीं हो सकता। मैं याद दिला रहा हूँ आपको, फट से याद आएगा कि आपने क्या पढ़ा था। हिंदी में, अगर ज़्यादातर हिंदी भाषा है, उसमें लिखा हुआ था अ आ ई उ क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ न। याद आ गया पेज? उसमें ऊपर 4 शब्द लिखे हुए थे, वो शब्द याद आ रहे हैं? वर्णमाला ऑब्लिक अक्षरमाला। अब प्रश्न ये है कि क या म या अ या ई या प या च ये अक्षर है या वर्ण है या दोनों है? वर्ण है या अक्षर है या दोनों है? अब आप सोचिए, कक्षा पहली में इतना अधिक कठिन मामला, पहले ही पृष्ठ पर 2 शीर्षक है, पर वो इसलिए हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्व पुरुषों ने बहुत सोचकर ये कहा कि हम इनको पहले ही दिन बता दें कि ये क्या है। तो जो चीज सुधर सकती है या बिगड़ सकती है वो वर्ण है। आपने कागज पर लिखा, उसको आपने और सुंदर शेडिंग कर दी, जैसे हमारे राहुल भाई सैंड पे कर रहे थे, तो सुंदर बन गया, वो सवर्ण हो गया, सुवर्ण हो गया। आपने उसको फाड़ दिया, उसमें काट दिया, वो कुवर्ण हो गया। पर अक्षर कब हुआ? तो हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने बता दिया हमको कि बेटा, तब जब तुम कुछ बोलोगे या गाओगे तो वो ध्वनि है, कभी समाप्त नहीं होती, इसलिए ये अक्षर है, ये अक्षर नहीं होता। ये हमारे माता पिता है, हमारे गुरु ने तो नहीं बताया, पर उन्होंने हमको यही चीज दूसरे ढंग से बताई कि बेटा, बोलने के पहले 100 बार सोचना, क्योंकि एक बार बोल दिया तो वो अक्षर है, वो मिटेगा नहीं, वो यहां हृदय में घाव करके चला जाएगा। इसलिए लिखा हुआ मिट सकता है, लिखा हुआ सुधारा जा सकता है, पर बोला हुआ या गाया हुआ नहीं मिटाया जा सकता। मैं एक छोटी सी बात से जोड़ रहा हूँ आपको। ऐसे ही एक और शब्द है, आज आपकी बहुत ही सुंदर बनी फिल्म उर्मिला जी, उसमें एक शब्द आपने इस्तेमाल किया, व्यंजन। व्यंजन का मतलब पता है आपको? खाने, हाँ, डिश, किसी डिश को हम लोग व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन शब्द कहाँ से आता है? संस्कृत व्याकरण से, स्वर और व्यंजन, ठीक है। तो आपके घर में अगर आपके पति के, आपके पिताजी के, आपके भाई के कोई मित्र आते हैं तो आपको आके बोलते हैं कि भाभी या पत्नी जी, आज हमारे मित्र आ रहे हैं, जरा अच्छे व्यंजन बना लेना। तो आप दाल, कढ़ी, 2 गीली सब्जी, 1 सूखी सब्जी, 1 भरता, 1 रायता, ये सब बनाते हैं और उसका हमने नाम दिया व्यंजन। पर जिनको पता है स्वर और व्यंजन, उनको ये भी पता होगा कि बिना स्वर के व्यंजन पूरा नहीं होता। तो स्वर क्या है? ये हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोटी सी पहेली रखी कि बेटा, स्वर है रोटी और चावल, जब तक ये नहीं होगा तुम्हारे सारे व्यंजन अधूरे रहेंगे। आप एक बार प्रयास करिए, आपके घर में कोई मेहमान है, उसको बहुत अच्छी दाल, बहुत अच्छी कढ़ी, 4-5 सब्जियां, 2-3 रायते सब बना के दीजिए, रोटी और चावल मत दीजिए। आप देखिएगा अगले 1 महीने में पूरे मुंबई में आपकी जो प्रशंसा वो करते हुए पाए जाएंगे, क्योंकि ये स्वर और व्यंजन जब तक मिलते हैं, कुछ मत दीजिए, एक अच्छी सी अरहर की दाल, घी में जीरे की बघार और एक फूली हुई रोटी,
उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेके आपने उस दाल को मुंह में रखा, स्वर और व्यंजन पूरे हुए, आप देखिए कैसे अमृत का विस्फोट होता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं कलाकार होने के नाते हम लोगों को थोड़े दूसरे तरह के कष्ट होते हैं, आपको भी होता है, आप उसका हल ढूंढते हैं, हम भी ढूंढते हैं। आज से 20 साल पहले से एक समाचार बहुत कष्ट देता था कि किसानों ने आत्महत्या की। आजकल तो बहुत घटनाएं कम हो गई, पर विदर्भ में एक समय में बहुत आत्महत्याएं होती थी और अपने पति के परिवार का यश बढ़ा। हमारे यहाँ जो खेल भी होते हैं उसमें आपने देखा होगा, हम सब ने खेला है तब शादी के समय, आपको बचपन नहीं लगता है क्योंकि शादी के बाद के वर्ष ज़्यादा हो गए हैं। एक धान की ऐसी ढेरी बनाई जाती है, उसको पति जो है, दूल्हा जो है वो बिखेर देता है, फिर लड़की जल्दी से उसको संजोती है। ध्यान दिया? या एक थाली में पानी में, हमारे बंगला में आलता कहते हैं, लाल रंग डाल देते हैं, उसमें एक अंगूठी को छुपा दिया जाता है, उसको फिर ढूंढना पड़ता है, दोनों पति पत्नी मिलकर ढूंढते हैं। एक्चुअली ढूंढना क्या है? ढूंढना है सुख। अगर आपने सुख को ढूंढ लिया तो वो सुख इसमें है कि मिल करके काम करना है, मिलकर कोई चीज पानी है, अकेले पाने में सुख नहीं है। भारतीय परंपरा में मिल करके पाना है। हमारे यहाँ एक और शब्द का चलिए अर्थ आप पूछते हैं, देवता का मतलब क्या होता है? बहुत इजी, आप बोल रहे थे देवता। देवता का मतलब है जो देता है, देने वाला। ठीक, इसलिए हमारे यहाँ सबने कहा भाई मंदिर न जाओ, मठ न जाओ, आश्रम न जाओ, 3 देवता आपके बिल्कुल पास में हैं, उनको से पहले देख लो। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और गुरुदेव आचार्य देवो भव। क्योंकि ये आपको सिर्फ देते हैं, इन्होंने आपसे कुछ लिया नहीं। उसके बाद फिर हम किनको देवता मानते हैं, उनको भी हम माँ कहते हैं। हम नदी को माँ कहते हैं कि हमसे सारी गंदगी लेती है, हमको शुद्ध साफ पानी देती है। गौ माता को माँ कहते हैं कि ये खाती तो घास है और हमको दूध देती है, हमको मक्खन और घी देती है। इस बात को समझिए। और मैं एक प्रार्थना आज आपसे कर रहा हूँ, ये हम सब की दादियाँ करती थी, आप लोग शुरू करिए। आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि जो काम शेखर सेन नाम का एक छोटा सा कलाकार कर रहा है, वो काम आप सबको अपने घर में शुरू करना है। कहानी सुनाइए अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को कहानियाँ सुनाइए, कथाएं सुनाइए। आप याद रखिए, आप एक बार आंख बंद करिए, मैं आपको बताता हूँ, एक पुरानी पुस्तक का पन्ना खोलिए, उसकी जो सुगंध है ना, उसको ग्रहण करिए, उसमें से एक कथा लीजिए, अपने ग्रैंड चाइल्ड को, अपने ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड को वो कथा सुनाइए कि बेटा रोज तुझे मैं कहानी सुनाऊंगी। हमारा जीवन इन कथाओं से जुड़ता है। अभी आपने वृद्धाश्रम और ये सारे डे केयर सेंटर की बात की। मैं थोड़ा सा गौपालन करता हूँ, दूध बहुत हो जाता है, तो हम पुणे में रहता हूँ, तो वहाँ पर वृद्धाश्रमों में हम देते हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि एक भी मुसलमान वृद्धाश्रम नहीं है, एक भी ईसाई वृद्धाश्रम नहीं है, केवल हिंदू वृद्धाश्रम। और इसका कारण ये है, इसके लिए 1838 में पुस्तक है, ब्रिटिश काउंसिल से प्रकाशित हुई, उसको जरूर पढ़िए। लॉर्ड मैकॉलेज लेटर्स टू हिज फादर। लॉर्ड मैकॉले कौन थे? जिन्होंने भारतीय शिक्षा पद्धति बनाई थी। मैं झट से बता रहा हूँ, उसमें उन्होंने कहा कि मैं अपने पिताजी को, उन्होंने पत्र लिखे कि मैं एक ऐसी शिक्षा नीति लागू करने वाला हूँ इस देश में जिसके चलते 3 प्रभाव होंगे आज से 150 साल बाद। 1838 प्लस 150 कितना हुआ? 1988, and you can see the drastic change in our society. पहली, मेरी शिक्षा पद्धति के चलते हिंदुस्तानी व्यक्ति अपनी भाषा से इतना दूर हो जाएगा
कि वो केवल अपनी भाषा में बात नहीं कर पाएगा, उसके दूसरी भाषाओं के शब्द उधार लेने पड़ेंगे। कोशिश करके देखिए, मैंने संकल्प लेकर के 2 वर्ष किया था कि हिंदी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा का एक भी शब्द उच्चारित नहीं करूँगा। आपके पसीने छूट जाएंगे, पसीना भी नहीं बोल सकते आप, 1 मिनट नहीं बोल पाएंगे उसमें, मिनट। मैं छोटा सा ऐसे सवाल पूछ लेता हूँ। थैंक यू सो मच। जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ आता है। मेंटल हेल्थ जब जाता है तो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसे वर्ड्स आते हैं। बट कभी सोचा है कि एंजाइटी होती क्यों है, डिप्रेशन आता क्यों है, और इसकी वजह से इसका इम्पैक्ट हमारी फैमिली, हमारे इमीडिएट रिलेशनशिप्स पे क्यों होता है, या जो भी हम काम करते हैं उस पर क्यों होता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये बहुत सिंपल है। जब भी हमारे पास कोई केस आता है तो हम हमारे केस से सबसे पहला सवाल ये पूछते, ये रियल प्रॉब्लम है कि मटीरियलिस्टिक प्रॉब्लम है। एंड आप सरप्राइज होंगे, आज की तारीख में हमारे पास 70% केसेस जो आते हैं वो मटीरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स की वजह से आते हैं। मतलब हमारी कैपेसिटी ए है, हमारी एक्सपेक्टेशन ABC है, तो जब भी हम जो भी अचीव करते हैं हम सेटिस्फाइड ही नहीं फील करते हैं। तो अगर हमने 80% मार्क्स लाए, हमारी एक्सपेक्टेशन 90 की थी, आई एम नॉट हैप्पी। बट अगर आप पास में जाए, आप सिर्फ पास भी हो गए, यू आर वेरी हैप्पी। तो ये छोटी छोटी चीजों की वजह से एक प्रेशर आता है। अब इसका क्वेश्चन है, इसे परिवार को क्यों इम्पैक्ट हो रहा है, हमारे रिलेशनशिप्स पे क्यों इम्पैक्ट हो रहा है। इसका इम्पैक्ट इसके लिए हो रहा है कि हमारा जो कोर सपोर्ट सिस्टम है वो अब सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है, वो एक्सपेक्टेशन सिस्टम बन गया है, परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम बन गया है। जब भी हम जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक पिक्चर डाली फेसबुक पे, कितने लाइक्स आए, कितने लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया या कितने लोगों ने हमें एक्सेप्ट किया। तो हर चीज एक परफॉर्मेंस पे जा रही है। जहाँ परफॉर्मेंस है वहाँ बर्नआउट है, वहाँ फटीग है, वहाँ एग्जॉशन है। अब सोच के देखिए, एक परिवार में 5 जन हैं, पांचों के पांचों व्यक्ति एग्जॉस्टेड है, फटीग है, बर्नआउट फील कर रहे हैं। अब बताइए पीस कहाँ से आएगा। और जब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की, सॉल्यूशन है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। कुछ भी मत करो, 10 मिनट कुछ भी मत करो, जस्ट ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। बिकॉज एंजाइटी अटैक जब आता है, पैनिक अटैक जब आता है, हम क्या कहते हैं, काउंट 1 to 10, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। ये तो योगा है, ये हमको बचपन से हमारे कल्चर में है, बट हम नहीं प्रैक्टिस करते, फॉरेनर्स ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो आज हम जो देखते हैं ऐसा लगता है चिराग तले अंधेरा है। हमारे पास सारे सॉल्यूशंस है। आप गीता उठाइए, आप अपनी कोई भी माइथोलॉजी की इंसिडेंट्स उठाइए, आपको लर्निंग टीचिंग्स मिलेगी, बट हम वो ना सीखना चाहते हैं ना इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो मैं आपसे एक केस स्टडी शेयर करूंगी। एक 18-year-old लड़की को मेरे पास लाया गया, कहा कि उसकी ग्रैंडमदर घर पे आई है कुछ दिन रहने के लिए और वो अपना रूम शेयर नहीं करना चाहती है। वो कहती है कि मेरा रूम मेरा प्राइवेट स्पेस है, मैं ये स्पेस किसी से शेयर नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे अपने फ्रेंड से बात करनी है, गेम खेलना है, मूवी देखना है। दादी अगर नेक्स्ट बेड पे सो रही तो उनको डिस्टर्ब होगा, मुझे डिस्टर्ब होगा, प्लीज उनका कुछ और अरेंजमेंट कीजिए, मेरे रूम में मैं नहीं रख सकती, सिर्फ 4 दिन के लिए। मैं फास्ट फॉरवर्ड करूंगी इसको। इस लड़की की शादी हो SNDP कॉलेज की कुलपति उज्ज्वला जी चक्रदेव, उनका हम सबसे पहले स्वागत करेंगे फूलों द्वारा। लेखा भाई रूठा, एक बार जोरदार तालियों द्वारा इनका स्वागत करें। आप सबसे निवेदन है, थोड़ी देर का कार्यक्रम है, प्लीज बैठे रहे, घर तो जाना ही है हमें, जाके वहाँ सोएंगे आप, पर यहाँ बैठकर कुछ लेकर जाएंगे आप। सबसे निवेदन है, प्लीज थोड़ी देर के लिए बैठे रहें और अपने मोबाइल की रिंग जरा बंद कर दें। उज्ज्वला जी, ज्ञान ज्योत की दीप्त शिखा, व्यक्तित्व आपका उजियारा, नारी शिक्षा के नया सवेरा, दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प से राह नहीं दिखलाई है, हर बेटी के कोमल सपनों को ऊंचा गगन दिलाती है। कौशल, श्रम और आत्मविश्वास का संदेश सदा दोहराया, रोजगार में शिक्षा देकर भविष्य सुनहरा बनाया, नवाचारों के पंख लगा, स्टार्टअप का दीप जलाया, स्वावलंबन की ओर बड़े कदम ऐसा पथ दिखलाया, संवेदनशील हृदय, सरल वाणी, नेतृत्व में दृढ़ता न्यारी,
आपसे ही गौरव पाता है SNDT विद्याधाम। संघर्षों में भी मुस्कान लिए आगे बढ़ना सिखलाया, हर बाधा को अवसर करके साहस का दीप जलाया। स्वागत है कुलपति, प्रेरणा की ज्योत अपार, आपके सानिध्य से आलोकित हो शिक्षा का ये संसार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ उज्ज्वला जी को कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। प्रार्थी हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए थी, फिर चली गई, फिर वापस आई हूँ। और उसका कारण भी बता देना चाहती हूँ कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की फर्स्ट लेडी अभी थोड़ी देर के लिए SNDT महिला विद्यापीठ में पधारी थी, तो उनके साथ मेरी जो प्री शेड्यूल्ड मीटिंग थी उसलिए मुझे जाना पड़ा वहाँ। वैसे तो इस मीटिंग के लिए, इस कार्यक्रम के लिए मेरा जो आज का कार्यक्रम कोल्हापुर में था वो मैंने प्रीपोन करके कल करवा लिया। कल कोल्हापुर से यहाँ आई और मैं SNDT महिला विद्यापीठ में इस पाटकर हॉल में, ऐतिहासिक पाटकर हॉल में आप सभी का तहे दिल से SNDT महिला विद्यापीठ की वाइस चांसलर के नाते स्वागत करती हूँ। मंच पर हमारे साथ श्रीमती राजश्री बिरला जी हैं, मंच पर हमारे साथ श्रीमती पूनम महाजन जी हैं, हमारे साथ श्री शेखर सिंह जी हैं और अमरीन प्रधान मैडम जिनका भाषण थोड़ी देर के लिए मुझे सुनने का मौका मिला है। और हमारे साथ बहुत सुंदर सा वो जो कार्यक्रम हुआ था वो भी मैंने देखा यहाँ बैठकर आपके सभी के साथ। और श्रीमती दमयंती पित्ती जी भी हमारे साथ हैं यहाँ पर। और श्रीमती लोढ़ा जी तो हमारी खुद की विद्यापीठ की ही है ऐसा मैं मानती हूँ, क्योंकि हमारे बहुत से कार्यक्रमों में श्रीमती जी ने हमारा साथ भी दिया है और हमारे साथ हर बार रहती हैं। बहुत सुंदर विषय लेकर आज राजस्थानी महिला मंडल और आप सभी पदाधिकारी जो यहाँ पर बैठे हैं और जो सभी लोग महिला मंडल से जुड़े हैं आज हमारे प्रांगण में हैं, उनके द्वारा जो आयोजित जागृति सम्मेलन जो हो रहा है वो आज की ज़रूरत है। आज की समाज के सच में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आप यहाँ आए हैं और ये प्रांगण में आए हैं जहाँ पर इसका बहुत सहज सरलता से शिक्षा के मार्फत से एक सरल सा सॉल्यूशन निकाला जाता है। मैं बैठी हुई सोच रही थी कि मैं क्या बात कर पाऊंगी आपसे, पर मैं कहना चाहती हूँ कि 1916 में जब महर्षि कर्वे जी ने इस महिला विद्यापीठ की 110 साल पहले स्थापना की थी, तब से लेकर आज तक सबसे पहला सबसे बड़ा महिला विद्यापीठ ये भारत का ही नहीं पर पूरे साउथ एशिया का रहा है। 5 महिलाओं से जो शुरुआत की थी महर्षि जी ने, आज विद्यापीठ में करीबन 1 लाख तक महिला विद्यार्थिनियाँ शिक्षा ले रही हैं और न जाने कितनी हमारी अलुमनाई हैं जो भारत में सब तरफ, भारत ही नहीं क्यों पूरी दुनिया में सब तरफ बिखरी हैं। इन महिलाओं को हम क्या कहते हैं पता है? विद्यापीठ का नारा है, मोटो है, संस्कृता स्त्री पराशक्ति। संस्कृता का मतलब है एनलाइटनिंग वुमन। अगर एक महिला समझदार बन जाती है, एनलाइटन हो जाती है, अंदर से समझ लेती है, तो वो क्या क्या कर सकती है समाज को। सुंदर, जहाँ आप जैसी कुलपति का है वहाँ पर हमारा जो संस्थान है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, नए शिखर को छुएगा। आपने बड़ी बात बताई कि मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दिल ने दिल से बात की बिन चिट्ठी बिन तार बिन चिट्ठी। चाय मठरी का सबका समय हुआ है, आपका और मेरा भी, लेकिन मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ पे युवा और महिलाएं एक सक्षम रूप से बैठी हुई है, डटी हुई है, इससे मुझे यही पता है कि आने वाले समय में हमारा भविष्य कहीं खराब नहीं है, सब ठीक ठाक होने वाला है। जिस प्रकार से यहाँ की महिला अड़िग रही हुई है। अभी मैं सुन रही थी कि अगली वक्ता बोलना चाहती है और हम सब उनका इंतजार कर रहे थे। मैं भी 3.5 घंटे से इंतजार कर रही थी। मैंने सोचा जब तक मैं पहुंच जाऊंगी ऐसे ना हो जाए कि वक्ता कब हो जाए, लेकिन वक्ता कम नहीं हुए, लेकिन श्रोता ठीक ठाक रहे हैं। हम भी युवा मोर्चा से युवकों से काम करते थे, हर वक्त पीछे बैठा करते थे और हम भी लंबे लंबे कार्यक्रमों में बैठ के देखते थे कि वक्ता कब खत्म होगा और हम कब चलेंगे। तो मैं उस चिंता में वहां पे बैठी हुई थी
लेकिन मेरा चिंता का निवारण आप सबने किया, कोई कुर्सी से नहीं उठा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी इस अड़िग रहने की, मैंने कहा, क्षमता का बहुत बहुत आपका स्वागत है। मंच पर आसनस्थ हम सब जिनको हर वक्त आदरणीय परम आदरणीय कहते हैं, हमारी श्रीमती राजश्री बिरला जी, जिन्होंने अभी, मुझे बहुत अच्छा लगा, भाषणों में, हर किसी के भाषणों में बहुत अच्छे मुद्दे थे और मैं हर एक मुद्दे पे अपने आप को कहीं ना कहीं लिखवा रही थी कि अगले भाषणों में कहाँ से चुराऊं मुद्दा, क्योंकि हर कोई सक्षम यहाँ पे वक्ता है। लेकिन उन्होंने जब महर्षि कर्वे की बात की है, मेरे लिए बहुत इमोशनल बात है, क्योंकि मैं महर्षि कर्वे पे मैंने बहुत अभ्यास किया है। 5 विधवा बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ शिक्षण सम्राट, मैं उनको राजा ही कहती हूँ, उन्होंने ऐसी शिक्षण पद्धति शुरू की। इसलिए उन महर्षि डोंडू कर्वे, केशव डोंडू कर्वे नहीं होते तो हम यहाँ पे बैठ नहीं पाते। उस SNDT के जैसे प्रांगण में हम आए हैं, और उस प्रांगण की इतनी उज्जवल हमारी नेत्री उज्ज्वला चक्रदेव जी यहाँ पे आई, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आजकल की जेनजी लैंग्वेज में इन्फ्लुएंसर कहा जाता है, कोई भी वक्ता हो, भाषण करे, कुछ अच्छा बोले, तो हम बोलते हैं दीज आर इन्फ्लुएंसर्स। तो मैं जानती हूँ कि उनको पसंद नहीं आएगा, लेकिन आपकी ऑडियंस को भी वाइड करते करते मैंने कहा कि संस्कृति के इन्फ्लुएंसर की आने वाली पीढ़ी कितना अच्छा लगे, ऐसे हमारे श्रीमान शेखर सिंह जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेंटल हेल्थ, इस पे बहुत चर्चा हुई, मैं उसको हर वक्त कहती हूँ, मुझे याद है राजश्री बिरला जी यहाँ पे बैठी हुई, मैंने उनकी बहू को एक बार हम उस पर चर्चा कर रहे थे, तो मैंने उनको कहा था कि हम मेंटल हेल्थ की जगह उसको मेंटल वेलबींग कहेंगे, तो हमारी संस्कृति के लिए भी वो बहुत रोचक रहेगा। क्योंकि मेंटल हेल्थ जब हम कहते हैं, हम डर जाते हैं कि उसका मतलब क्या है, मीन्स मैं पागल हूँ, लेकिन जब हम मेंटल वेलबींग कहते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ कुछ खराब है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन उस मेंटल वेलबींग पे इतना अच्छा भाषण करके आप सब लोग को कहा कि आने वाला समय हम अपने आप को कैसे सुधार सकते हैं। ऐसी हमारी अमरीन प्रधान जी, जो मैं इनको पहले से जानती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। 2 लोग हैं, लेकिन जिन्होंने मुझे, हम कहते हैं संस्कृति में अपने माता पिता की सुनना बहुत ज़रूरी है। मेरे माता पिता प्रमोद महाजन, मेरे पिताजी रेखा महाजन, मेरी माता, मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन हमारे लिए हमारी विचारधारा, हमारा देश हमारे पितृतुल्य है, मातृतुल्य है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा है भारत देश को प्रेम करने की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो मुझे संघ से कहा गया, और फिर लता जी का एक मैसेज आया, उसके दूसरे सेकंड में मैंने उनको हाँ कह दिया, क्योंकि आज मेरे परिवार में कार्यक्रम था हैदराबाद में, तो मैंने कहा आज मैं नहीं आऊँगी, मेरी सासू भाभी समझ गए, क्योंकि मेरे लिए ये कार्यक्रम बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरे पितृतुल्य विचारधारा ने मुझे कहा कि इस कार्यक्रम में आना आपका बहुत ज़रूरी है। और लता जी ने बहुत हमें प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, जिनका महिला प्रतिभा सम्मान किया है। अब देखिए, फिलांथ्रोपिस्ट कोई नहीं होते। अभी यहाँ पे जो युवा बच्चे बैठे उनको पता भी नहीं होगा कि खत क्या होता है, उसका लिफाफा क्या होता है। लिफाफा पैसा का हम जानते हैं, लेकिन आजकल जीपे की वजह से वो लिफाफे भी बंद हो गए हैं। लेकिन उस लिफाफे में जो वो टिकट लगता है, उस टिकट का इतिहास भी अलग होता है। उस टिकट का इतिहास भारत की महिला इतने अच्छे रूप से कर रही है और हम नहीं जानते। I want to say not 88 year old, the 88 year young, dynamic दमयंती जी, पिटी जी को देख के मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हम बचपन के, यो किलिंग मी मैडम, मैं अपनी उम्र बताना नहीं चाहती, मैं वैसे आप सबको युवा लगती उतनी हूँ नहीं, लेकिन मैं 93 इज मतलब हैट्स ऑफ टू यू। आदमी का दिमाग चलता है ना, तो उसका शरीर भी अच्छे से चलता है। तो यही है कि अपने कुछ ना कुछ हॉबीज, शौक रखिए, अपने आप को अपने रूप से प्रगल्भ करिए, तो आप ऐसे एक बहुत बड़े प्रतिभावान बनते हैं। ऐसी हमारी दमयंती पिटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी राहुल आर्य जी तो चले गए, लेकिन भारत की माटी से भारत की संस्कृति सिखाना हर जनरेशन के लिए इतना सुंदर कार्यक्रम किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनको बचपन से तो जानती हूँ, उनका पोता मेरी बेटी साथ में पढ़ते हैं, लड़ते पढ़ते लड़ते हैं और बहुत अच्छे मित्र भी है। लेकिन उससे आगे जाके मुझे हर वक्त घर की तरह जिन्होंने प्यार दिया है, ऐसे हमारा लोढ़ा परिवार। लेकिन उससे आगे जाके मैं मंजू जी की फैन की हूँ। है जीव तो पाता है परिवार, परवरिश, रिद्धि, वात्सल्य और रचना का एक अनूठा संसार। रिश्तों की अनगिनत परिभाषाएं, एक माला में जुड़े कई मोती,
चमक उनकी हीरे जैसी, बिखरे तो कांच के टुकड़े। दल द्वारा आयोजित जागृति सम्मेलन में आप सबने पधारकर कार्यक्रम को सफल बनाया और आज के विषय पर सार्थक चर्चा हो सकी। आज की मुख्य अतिथि श्रीमती पूनम जी महाजन को मैं आभार प्रकट करती हूँ कि अपने व्यस्त कार्यक्रम में से हमें समय निकाल कर दिया। हमारी विशिष्ट अतिथि SNTD यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर उज्ज्वला जी चक्रदेव की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाई और उनके स्टूडेंट्स भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मैं उनकी भी आभारी हूँ। श्री शेखर जी सेन आज के कीनोट स्पीकर अत्यंत व्यस्त रहते हैं, लेकिन हमारे अनुरोध पर वे पूना से आए। मंडल उनका अत्यंत आभारी है। आज के विषय पर साइकोलॉजी के एंगल देने के लिए डॉक्टर अमरीन जी प्रधान को भी बहुत धन्यवाद। हमारी ट्रस्टी और आज के प्रोग्राम की अध्यक्षा श्रीमती राजश्री जी बिरला की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करी। मैं उनको भी आभार प्रकट करती हूँ। मंडल की ओर से श्री और श्रीमती सतपाल जी जैन और श्रीमती विमला जी सरावगी को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मीडिया को भी आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने इस इवेंट को कवर किया। अंत में यहाँ उपस्थित सभी संस्थाओं और सभी श्रोताओं को धन्यवाद देती हूँ। आप सबके लिए बाहर चाय की व्यवस्था है, कृपया लेकर जाइए। धन्यवाद। जागृति सम्मेलन राजस्थानी महिला मंडल की तरफ से आज दिव्य भव्य आयोजन हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे और कितना ज़रूरी है परिवार को, और कहीं ना कहीं क्या बच्चों कारण बनेगा आने वाले टाइम में ये चीज़ होने पे? देखिए, सबसे पहले मैं राजस्थानी महिला मंडल को धन्यवाद देना चाहती हूँ। 70 सालों से वो हर वक्त महिलाओं के उत्थान के लिए मुंबई में, महाराष्ट्र में काम करते आ रहे हैं। हर वक्त प्रवासी लोग रहते हैं, उनको मदद करते हैं, यहाँ की महाराष्ट्र की महिलाओं को मदद करते हैं, युवाओं को पढ़ाते हैं। आज जो विषय है, मैंने अपने भाषण में सकारात्मक रूप से कहा कि भारत में हम ये विचार कर रहे हैं कि परिवार टूट रहे हैं, हम कैसे उनको जोड़ें। लेकिन हज़ारों साल की हमारी संस्कृति है जहाँ पे हमारे पे बहुत आक्रमण हुआ है, सब कुछ हुआ, लेकिन तो भी हर एक भारतीय अपनी हिंदू संस्कृति के रूप से अपने परिवार को साथ में रखा। और हमारे लिए एक बहुत बड़ी और एक बहुत आशादायक बात है कि हमारे प्रधानमंत्री देश के जो हर वक्त भारत की संस्कृति का विचार करके भारत को आगे बढ़ा रहे हैं, तो जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, उनको भी अपनी संस्कृति से लेके मॉडर्नाइज इंडिया, भारत जो एक साथ आगे बढ़ेगा, उसके लिए बहुत सारी सीख मिल रही है और मैं इसको बहुत सकारात्मक रूप से ले रही हूँ। और जिस प्रकार से SNDT महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहा है, मंजू जी काम कर रही हैं, सब लोग, आई नर्मला जी, सब लोग अपने अपने रूप से महिलाओं को संस्कृति, सम्मान, सत्कार और शिक्षा सबको साथ में मिलके दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और राजस्थानी महिला मंडल तो सालों से करते आ रहा है। मेरा सौभाग्य है। एक सवाल कि इस बार अपने मुंबई नगर पालिका चुनाव में राजस्थान की जैन समाज के कम से कम 50 नगर परिषद बने, इसके बारे में राजनीति के क्वेश्चन बाद में कीजिएगा। चलिए, हमारा आगे का कार्यक्रम कौन बताए मुझे राजनीति का और करिएगा। चलिए, मैं तो आप लोगों से एक ही चीज़ कहना, मैं को है ना, अपने मैं को हटा दीजिए और हम बना लीजिए और सबको साथ लेकर चलिए, तो परिवार कभी नहीं बिखरेगा, कभी नहीं टूटेगा। पुराने को संजो और नए के साथ अपनाते हुए आगे बढ़ते जाओ। जी मैम, आप जस्ट एक बाइट हो जाता है। SNDT महिला विद्यापीठ, जिसके 110 साल पूरे हो रहे हैं, जो महर्षि कर्वे जी ने शुरू किया था 110 साल पहले, तो वहाँ महिलाओं का उत्थान यही था और राजस्थानी महिला संस्था का भी यही उद्देश्य है। तो 70 साल से वो कर रहे हैं, 110 साल से SNDT महिला विद्यापीठ कर रहा है और इसमें हमारे शिक्षा के द्वारा महिलाओं को शिक्षित करना और उनमें अवेयरनेस लाना और वो अवेयरनेस के द्वारा उनको ये बताना कि आप सक्षम हैं, आपके पास उतनी पावर है और आज विमेन लेड एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, जिसके बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर हमने सुना था नारी से नारायणी ये उपक्रम SNDT महिला विद्यापीठ ने शुरू किया हुआ है, जिसमें ऋषिकाएँ जो हमारे भारतवर्ष में हो चुकी है पहले भी और आज भी इर्द गिर्द दिखती हैं, वो क्या कर रही हैं, उन्होंने क्या मैसेज दिया, उनका कार्य क्या था, वो
संकलन किया है रिसर्च के रूप से हमने पहले, और फिर उसको स्टोरीज़ में कन्वर्ट करके एक बच्ची दूसरे बच्चे को बताती है और क्रेडिट्स लेती है, और उसके द्वारा हम रेसिडेंशियल प्रोग्राम 3-4 दिन का करते हैं, जहां हम बच्चों को हमारे भारत की धरोहर क्या है और मातृत्व का मतलब क्या है इसके बारे में थोड़ा उनको अवगत करते हैं। अगले महीने गुरुकुल का उद्घाटन भी अगले महीने 30 तारीख को, मार्च के 30 तारीख को चंद्रपुर में, हमारे चंद्रपुर कैंपस में BA इन IKS, ये हमारा कोर्स गुरुकुल के जैसा रेसिडेंशियल रहेगा, लड़कियों के लिए रहेगा, और ये वहाँ के सिर्फ लोकल बच्चियों के लिए नहीं, तो हम ग्लोबल लेवल पर हमको आह्वान कर रहे हैं, जहाँ हम बच्चों को मूल, भारतीय मूल क्या है ये तो सिखाएंगे, पर आज की टेक्नोलॉजी और आज के लेवल पे क्या ज़रूरत है सीखने की, वो भी हम सिखाने चाहते हैं। थैंक यू। महिलाएं भी सम्मिलित हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग राजस्थानी महिला मंडल की तरफ से प्रतिवर्ष करते हैं जागृति सम्मेलन, और इसका उद्देश्य ये रहता है कि उस समय की कोई ज्वलंत सामाजिक मुद्दा होता है उस पर विचार विमर्श करते हैं। तो आज का हमारा जो मुद्दा था, आज के संदर्भ में बहुत ज़रूरी हमें लग रहा है कि टूटते परिवार, बिखरते रिश्ते। हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति का मूल आधार परिवार पद्धति रही है, जिसकी वजह से हमारी संस्कृति में इतना ठहराव रहा है। हमारे ऊपर इतने आक्रमण हुए, इतने विदेशी लोग आए, लेकिन हमारी संस्कृति अभी भी वैसे के वैसे है और हम विनष्ट नहीं हो पाए। ये परिवार की वजह से हुआ। लेकिन आज जैसा पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव नई युवा पीढ़ी पर आ रहा है, उसको देखते हुए लगता है कि कहीं परिवार ना टूट जाए। पहले संयुक्त परिवार, बड़े परिवार होते थे, अब छोटे परिवार होते होते अब विलुप्त होने की कगार पर आ गए हैं। कैसे, आप पूछेंगे तो मैं कहूँगी कि देखिए, विवाह हमारे परिवार की मूल आधार था। विवाह होता था, बच्चे आते थे और सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन अब लिव इन रिलेशनशिप की ओर रुझान बढ़ता जा रहा है, क्योंकि परिवार के साथ बहुत सी जिम्मेदारियां जुड़ी रहती हैं जो कि युवा पीढ़ी नहीं उठाना चाहती, और इसलिए वो केवल लिव इन रिलेशनशिप कर लेती हैं और उनका ध्यान बहुत करके कैरियर की तरफ रहता है। इससे क्या होगा, सबसे बुरा प्रभाव तो समाज पर ये पड़ेगा कि ये जो बच्चे यदि होते हैं, तो बच्चे ये टूटे हुए परिवार के अंदर मनोवैज्ञानिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। आज जो हम बच्चों में, युवा पीढ़ी में डिप्रेशन, हाइपर सेंसिटिविटी या चिड़चिड़ापन या सुसाइड की प्रवृत्तियां देख रहे हैं, उसका एक कारण यही है कि इनको परिवार का वो सुदृढ़ जो एक सिक्योरिटी, सुरक्षा कवच होता है, वो नहीं मिल पा रहा है। माँ बाप का सानिध्य नहीं मिल पा रहा है, जिससे बच्चा अपने को सुरक्षित महसूस कर सके। इसलिए हमने आज की जागृति सम्मेलन का डिस्कशन का मुद्दा ये रखा। अब देखिए, बातें तो बहुत हुई है, इसका सुनकर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आने वाला समय ही बताएगा। आयोजन किया गया भव्य तरीके से, काफ़ी महिलाएं भी यहाँ सम्मिलित हुई हैं, आप भी आए थे, आपने इसमें सारी बातें कही, क्या? देखिए, राजस्थानी महिला मंडल से मैं पिछले 40-45 वर्षों से, जब से महाराष्ट्र में हूँ, तो कई बार उनके कार्यक्रमों का हिस्सा भी बना हूँ। मुझे पता है कि कितना अच्छा और कितना सकारात्मक रचनात्मक कार्य महिला मंडल की ओर से हो रहा है। तो उनका आमंत्रण आया तो मैंने कहा कि इसमें आना ही है। और आज का जो विषय था वो भी बहुत ही सामयिक विषय है, बहुत प्रासंगिक विषय है, ज्वलंत विषय है। मुझे लगता है कि हम सब के लिए ये जिम्मेदारी है, और जिस समाज इतना बड़ा संगठन एक अच्छे प्रयास को शुरू कर रहा है, तो हम लोगों का पूरा सहयोग उसमें होना चाहिए। सर, आपने कहा था कि जो अभी जो जनरेशन आ रही है या बच्चे हैं, उनको कहानी सुनाया करें, तो आज की जनरेशन को लोग ना कन्वेंट स्कूलों में भेजते हैं, तो वहाँ तो संस्कृति मिलती नहीं। इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
अपने बच्चों को सिर्फ एक चीज़ बताइए कि बरगद का पेड़ लगाइए, पीपल का लगाइए, तो 600 साल के बाद भी मिलेगा। मनी प्लांट का लगाएंगे तो 5 साल के बाद दिखेगा भी नहीं। जिसकी जड़ें होंगी वो उसका संवर्धन करिए। तो जड़ें हमारे भारतीय संस्कृति की इतनी गहरी हैं कि उसको थोड़ा सा पानी डालते रहिए, उसमें ज़्यादा पानी खाद की ज़रूरत नहीं। तो मुझे लगता है कुछ भी जो उसको अच्छा लगता है उस बच्चे को, उसको पेंटिंग अच्छी लगती है, उसको मूर्ति कला अच्छी लगती है, उसको गाना अच्छा लगता है, उसको बोलना अच्छा लगता है, वॉट एवर ही लाइक्स। वो अगर मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि म्यूज़िक उसको हिंदी म्यूज़िक ही सिखाइए या मराठी सिखाइए, नहीं, आप उसको जो अच्छा लगता है पर वो गाए, वो नाचे, वो नाटक करे, वो बोले, वो मूर्ति बनाए, वो पेंटिंग करे, कुछ ना कुछ ऐसा करे जो जिसमें क्रिएटिविटी हो। क्योंकि जो कलाकार होता है ना वो समाज को बेहतर समाज बना सकता है। जैसे महिला बनाती है ना एक छोटे से परिवार को घर वो बनाती है, वैसे ही कलाकार की जिम्मेदारी कि एक समाज को बेहतर समाज वो बनाए। तो हम सब की ये जिम्मेदारी है। आपके सर बहुत सारे भजन हैं, आपकी संग्रह है, तो एक आज के जो युवा है स्ट्रगलर है हर फील्ड में, तो अपनी सक्सेसता को पाने के लिए आप अपनी तरफ से क्या उनको मैसेज देना चाहिए? एक भजन है, पारिवारिक भजन में से एक सुनाता हूँ। हम लोग कलाकार हैं तो भजन ही लोग हमसे। धन खूब कमा आनंद मना, पर ऐसा कोई अपराध न कर। अपना घर बार बनाने को दूजों का घर बर्बाद न कर। धन खूब कमा आनंद मना, पर ऐसा कोई अपराध न कर। अपने यहाँ पे किया है तो उसके बारे में बताइए, कैसे कब से अपने स्टार्ट किया, कैसे आपको उसमें दिलचस्पी लगी? जी नमस्कार, राहुल आ रहा है। मैं बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य फील करता हूँ क्योंकि मुझे राजस्थानी महिला मंडल ने यहाँ पे एक मंच पर आकर के अपनी बात रखने का मौका दिया। और सबसे खूबसूरत बात ये थी कि ये कुछ ना कुछ टॉपिक मेरी बात से मेरे खुद के भाव से रिलेटेड था, जिसमें कि मैंने कहानी बताई है कि आजकल की जो रिलेशनशिप्स हैं वो कितनी ज़्यादा टेम्परेरी और फ्रजाइल हो चुकी हैं और पेशेंस लेवल लोगों का बहुत फ्रजाइल हो चुका है। उस बात पे हमने एक पूरी कहानी रची थी फॉर दिस स्पेशल एक्ट। और ये सैंड आर्ट ही क्यों चुना गया इस वाले स्टोरी के लिए, क्योंकि सैंड आर्ट में एक खूबसूरती है, ये बहुत स्लो फॉर्म ऑफ आर्ट है। धीरे धीरे करके आप उसमें दिलचस्पी लेते हैं कि अब ये क्या नेक्स्ट फॉर्म बनने वाली है और कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। तो इसलिए सैंड आर्ट एक बहुत ही अच्छा मीडियम है जब भी हमें कोई इमोशनल और पारिवारिक मैसेज या फिर कॉर्पोरेट स्टोरी कन्वे करनी हो, इट कनेक्ट्स यू थ्रू द सैंड आर्ट। कब से आपके जीवन में आपने कब से स्टार्ट किया? सैंड आर्ट मेरे पास मैं अगर प्रोफेशनली देखूँ, मैं 2008 से प्रोफेशनली सैंड आर्ट कर रहा हूँ और इसको करते करते मेरे को 16 साल से ऊपर हो चुका है प्रोफेशनली। एंड पर्सनली भी अपने लेवल पे मैं बचपन में जब से स्कूल से था तब से मैं ड्राइंग में और पेंटिंग में दिलचस्पी लेता था। तो सैंड आर्ट के साथ खास बात क्या है कि सैंड में हम एक पेंटिंग तो बनाते ही हैं, जैसे कि हम लाइव पेंटिंग बना रहे हैं, लाइव हम आर्ट बना रहे हैं, तो लोगों को पेंटिंग देखने में आर्ट को अप्रिसिएशन तो मिल रहा है, लेकिन सैंड आर्ट के साथ मैं और क्या कर सकता हूँ। देन आई ट्राई टू मिक्स सैंड आर्ट विद स्टोरी टेलिंग। तो जहाँ पे मैं एक तरफ एक मेरा वॉइस ओवर नरेशन रहता है जो कहानी सुनाता है, एक लाइव म्यूज़िक रहता है जिसमें कि हम संतूर फ्लूट म्यूज़िक लगाते हैं, एंड देन वी शो द विजुअल। तो विजुअल प्लस वॉइस ओवर प्लस म्यूज़िक का एक कॉम्बिनेशन एक थिएटर एक्ट की तरह तैयार हो जाता है। इसीलिए सैंड आर्ट इतना स्पेशल फील होता है लोगों को, और जब भी कोई इसको खास करके लाइव देखता है, एंड करंट सिनेरियो में जहाँ सब कुछ एआई हो चुका है, तो लाइव आर्ट की और ज़्यादा इंपॉर्टेंस आ जाती है लोगों के जीवन में, क्योंकि सब कुछ आपके सामने लाइव परफॉर्म होता है। और लगभग पिछले 15-16 सालों से मैं लाइव परफॉर्म कर रहा हूँ। फैमिली रिलेशन के हिसाब से और इसके अलावा और क्या टॉपिक या सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप इस तरह से बनाते हैं? आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के दौर में, इट्स अबाउट द करियर, क्योंकि कई सारे जो यंग बडिंग आर्टिस्ट हैं उनका मेरे पास कई बार डीएम आता है इंस्टाग्राम पे और कभी व्हाट्सएप पे कमेंट्स आते हैं या मैसेजेस आते हैं, तो दे ऑल आस्क मी कि करियर से रिलेटेड क्या चीज़ करनी चाहिए, कि क्या मुझे मीडिया में जाना चाहिए, क्या आर्ट का कोई फ्यूचर है, डिजिटल आर्टिस्ट का क्या फ्यूचर है, क्योंकि एआई सब चीज़ें करने लगे। तो आई थिंक करियर इज़ अ वेरी वाइड टॉपिक जिस पे हमें सही में सोचना चाहिए कि आने वाले आर्टिस्ट के लिए
क्या मौके बनने बचे हैं, क्योंकि AI जैसा कह रहे हैं कि बहुत सारी जॉब्स खा जाएगा, बहुत लोगों का करियर ख़त्म कर देगा। तो आई थिंक वो एक जोन है जहाँ पे जो न्यू एज के जो आर्टिस्ट हैं, जो न्यू एज के जो लोग हैं, इंक्लूडिंग म्यूज़िक या इंक्लूडिंग पेंटिंग से रिलेटेड, वो काफ़ी ज़्यादा वरिड हैं। आई थिंक वहाँ पे हमें कुछ काम करना चाहिए।